हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सबके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से हो रहे हैं। सो एज़ वी नो दैट 4 दिसंबर को हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। तो जो भी फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड हैं मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए टर्म 1 के लिए, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर वाइज। वैसे तो हमने बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, चैप्टर रिविजन वीडियोस थे फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड, बट कोई भी सिंगल वीडियो नहीं मिलेगा आपको। तो ये एक सिंगल वीडियो है जिसमें आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक जितने भी टर्म 1 के चैप्टर्स हैं, जितने भी उसमें फॉर्मूलाज हैं वो रिक्वायर्ड हैं, वो सारे इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं चैप्टर वाइज। तो ये क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को एक तो आपको एंड तक ज़रूर देखना है, दूसरा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड बिना टाइम वेस्ट किए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। लेट अस टेक एनी कंपोजिट नंबर, जैसे मैंने ले लिया 12, तो 12 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो 12 इज़ अ कंपोजिट नंबर, वी हैव ब्रेक इनटू प्राइम फैक्टर्स, है ना। तो हर कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारी ये थ्योरम स्टेट करती है, ठीक है। और जैसे हमने ले लिया 15, तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 5। तो 3 और 5 क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं, है ना। तो ये थ्योरम ये हमारी कहती है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर में से HCF एंड LCM। इसके रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो ये है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? 3 चीज़ें कोई दी होंगी, जैसे HCF, LCM और एक नंबर दे दिया, दूसरा नंबर निकालने के लिए कह दिया, या फिर HCF दे दिया और 2 नंबर्स दे दिए, LCM निकालो उसका, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं कोई भी चीज़ को, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में ये है इसकी थ्योरम। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है इसका मतलब क्या है थ्योरम का। हमारे पास लेट x कोई रैशनल नंबर है, अगर वो रैशनल नंबर है तो हम इसको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इतना तो आपको पता है। अब ये जो q है डिनोमिनेटर में, ये जो q है इसकी जो फैक्टराइजेशन होनी चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर n होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग होने के लिए इसकी जो ये q की फैक्टराइजेशन है, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसकी फैक्टराइजेशन 2 की पावर m और 5 की पावर n में होनी चाहिए। लेट अस टेक एग्जांपल्स। सबसे पहला मैंने ये लिखा है 23/2 की पावर 2 और 5। देखने से पता चल रहा है कि 2 और 5 दोनों प्रेजेंट हैं, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग तो है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है? तो आपने डायरेक्टली देखते ही बता देना है जिसकी पावर बड़ी होगी। ये 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, तो ये 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, ठीक है। ये एक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका डायरेक्ट आंसर आपको लिखना होता है, क्लियर। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस तरह के 141/120। अब 120 हमें देखने से पता नहीं चलेगा कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो हम 120 को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो मैंने इसको ब्रेक किया 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 120। ये आप प्राइम फैक्टर्स करके HCF LCM ले सकते हैं, फिर ये आ जाएगा। अब देखो 2 की पावर 3 है और 1 5 है। अब आप देखो ये 2 तो है, 5 भी है, बट एक एक्स्ट्रा 3 है। बट ये देख लेना है कि ये 3 इसके साथ कट तो नहीं रहा। देखो 3 1 3 4 12, ठीक है, और कितना बचा 2 21, सो 47 कट गया। सो 47/2 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखो 2 रह गया और 5 रह गया, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है? तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आंसर्स हैं और कुछ फ्यू सेकेंड्स लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्लियर। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसे 131/30। तो मैंने 131 को ऐसे ही रहने दिया, 30 को मैं ब्रेक करूंगी। 30 को मैंने ब्रेक किया 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे ही ब्रेक होगा। 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर 2 है, 5 है, बट एक्स्ट्रा एक 3 भी है, ठीक है। तो 3 और 131 कैंसिल नहीं हो सकते, तो मतलब ये क्या है? दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल,
ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। इसमें पहली तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ग्राफ दे दिया है और उसमें बोला गया है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। ठीक है, ऐसी केस स्टडी हमारे सैम्पल पेपर में भी थी। तो यहाँ देखो जहाँ जहाँ पर वो एक्स एक्सिस पे कट करेगा जितने पॉइंट्स पे, वो उसकी नंबर ऑफ जीरोस होती हैं। ये तो आपको मैंने बहुत बार बताया है। 2 नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ देखो एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ कहीं भी कट नहीं करा है तो ज़ीरो है इसकी नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ऐसे आपको ग्राफ से डिटरमाइन करना है। क्लियर। दूसरी टाइप के क्वेश्चन है हमारे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। तो हमारी जनरल क्वाड्रेटिक क्या होती है, ax² + bx + c। जनरल आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, 5x² + 3x - 2 और इसके अल्फ़ा बीटा 2 जीरोज़ है। क्वाड्रेटिक के हमेशा 2 जीरोज़ होंगे तो हमने हमेशा अल्फ़ा बीटा ही सपोज करनी है। ठीक है, अब इससे कंपैरिजन करके a की वैल्यू 5 आई, b की वैल्यू 3 आई और -2 c की वैल्यू। साइन साथ साथ चलेगा, प्लस है तो प्लस चलेगा, माइनस है तो माइनस चलेगा, क्योंकि प्लस को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती पर माइनस हमें साथ में लिखना है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक है, b क्या है 3। ठीक है, -3/5 और प्रोडक्ट का फॉर्मूला अल्फ़ा बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। c का फॉर्म -2 और a का वैल्यू 5। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, अब एक और चीज़, कई बार हमें अल्फ़ा बीटा गिवन होते हैं। ठीक है, हमें उससे बोला जाता है क्वाड्रेटिक बनाओ। तो वहाँ से क्वाड्रेटिक कैसे बनती है, x² - sx + p। दिस इज़ द शॉर्टकट फॉर्मूला। ठीक है, k कांस्टेंट है। अगर बाई चांस डिनोमिनेटर में कोई चीज़ आ जाए तो k वही चीज़ सपोज कर लेनी है आपने। ठीक है, k × x² - sx + c। s क्या है, सम ऑफ जीरोस, p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आपको 2 जीरोस गिवन है अल्फ़ा और बीटा, आप उससे पहले सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, यहाँ पुट करो और क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ये कई बुक्स में बोला गया है, कई जगह पर कि ये नहीं है सिलेबस में, बट कई जगह पर ये इंक्लूडेड है। तो मेरे हिसाब से आपको कर लेना चाहिए, कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सिंपल क्यूबिक पॉलिनॉमियल होती है ax³ + bx² + cx + d। हमेशा सेफ साइड पे रहना चाहिए, कोई एक आधे फॉर्मूला से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ax³ + bx² + cx + d लेट अस से क्यूबिक है। अब इससे कंपैरिजन करके a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है -3 और d की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, मतलब a जो है वो x³ का कोफिशिएंट है, b जो है वो x² का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट c है और d क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसके 2 फॉर्मूले जो है वो बिल्कुल सिंपल से हैं। पहला, अब ये क्यूबिक है तो इसके 3 जीरोस होंगे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। जैसे इसके अल्फ़ा और बीटा थे, इसके अल्फ़ा बीटा और गामा है। सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला -b/a, सेम फॉर्मूला। ठीक है, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा गामा, इसका फॉर्मूला होता है d/a। ठीक है, -d/a। क्लियर। एसपी का मतलब होता है 2 का प्रोडक्ट एट ए टाइम। देखो सम ऑफ प्रोडक्ट एट ए टाइम, देखो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, मतलब जो इसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो इसका एसपी का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -d/a। नहीं याद हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर सेफ साइड पर रहना चाहते हैं तो प्लीज़ ये फॉर्मूलाज याद कर लीजिए। थर्ड चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स। इसमें ये एक टेबल है जो आपको याद रखना है, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टेबल में क्या है, हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। लेटर से a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। एक एग्जाम्पल लेकर मैं बता देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है 5x + 3y - 7 = 0, 6x - 2y + 8 = 0। लेट अस से कोई भी इस रैंडमली हमने 2 इक्वेशंस ले ली। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले राइट साइड पे 0 होना चाहिए। यहाँ से हमने a1 की वैल्यू 5 आ गई, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -7। यहाँ से a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू 8। क्लियर है। आपने क्या चेक करना है, रेशो चेक करनी है। अगर तो तीनों रेशो बराबर है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 है, तीनों बराबर हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब इस तरह से एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। ठीक है, सेम पॉइंट्स के साथ।
कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे कोइंसिडेंट लाइंस में, ठीक है। दूसरा केस आ जाता है अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है, ऐसे केस में पैरेलल लाइंस होती हैं, नेवर मीट ईच अदर, ठीक है। इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, क्योंकि मीट ही नहीं करेंगी तो नो सोल्यूशन ही आएगा, ठीक है। वो कौन सा केस होता है, जब ये वाले पहले दो बराबर हो, तीसरा वाला साथ में बराबर ना हो। थर्ड केस है अगर पहले दोनों ही बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग मतलब वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब उसका एक सोल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। तो मतलब याद रखना है कि पैरेलल लाइंस के केस में सिर्फ इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन आता है, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में कंसिस्टेंट सोल्यूशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो सबसे पहले 3 क्राइटेरिया होते हैं। AAA मतलब एंगल एंगल एंगल, या 2 एंगल से भी काम चल जाता है, मतलब दोनों ट्रायंगल्स के बीच में तीनों एंगल्स इक्वल हों, तो AAA क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, ठीक है। दूसरा है SAS मतलब साइड एंगल साइड, 2 साइड्स के बीच में एंगल अगर एक हो मतलब बराबर हो तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से इक्वल होते हैं। SSS क्राइटेरिया तीनों साइड्स बराबर हों, ठीक है, तो तब भी 2 ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, ठीक है। इसको अगर डिटेल में आपको देखना है तो चैप्टर रिविजन वीडियो जो है ट्रायंगल्स का वो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है BPT या थेल्स थ्योरम, जिसकी जो रिजल्ट है वो बहुत काम आता है हमारे कैलकुलेशंस में। देखो ट्रायंगल है ABC, लेट अस से एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, DE पैरेलल टू BC ड्रॉ किया है गिवन, तो AD/DB इज इक्वल टू AE/EC हो जाएगा। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा, इसमें 3 चीज़ें गिवन होंगी, चौथी चीज़ आपको निकालनी होगी, मतलब इसके रिजल्ट को आपको यूज़ करना है, ठीक है, कैलकुलेशंस करने के लिए। अगर कन्वर्स आ जाए, कन्वर्स मतलब अगर हमें गिवन हो AD/DB जो है वो AE/EC के बराबर है, तो मतलब हम कहेंगे कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो कन्वर्स भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, ये तो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेस और इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत काम आता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही है। हाइपोटेन्यूस क्या है, AB, BC आपका बेस है और AC आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये थ्योरम हमारी यहाँ पे हमें यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 2 चीज़ें गिवन होंगी, तीसरी चीज़ आपको निकालनी होगी, ठीक है। इसका कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स ये होता है कि अगर जो 2 साइड्स का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो मतलब ये एंगल क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। सपोज हमें कोई ट्रायंगल दिया है, ठीक है, उसमें 3 साइड दे रखी हैं, लेट अस से हमारे पास 13, 12 और 5 है, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि 13 का स्क्वायर जो है सबसे बड़ी साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस होती है। अगर 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर है तो मतलब ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ये हमारी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम स्टेट करती है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें हमारे पास 4 बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला है डिस्टेंस फार्मूला। हमारे प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, लेट अस से ये A है और ये B है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ठीक है। हमें इसके बीच में डिस्टेंस ढूंढना है तो वी विल यूज़ डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दोनों ही सेम ही बात है, कोई इशू नहीं है, कोई भी स्टूडेंट जो है वो कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों है, बिकॉज -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, स्क्वायर है, तो चाहे आप x1 माइनस x2 यूज़ कर लो, चाहे आप x2 माइनस x1 यूज़ कर लो, सेम ही बात है, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लेट अस से ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, उन्होंने दे दिया P जो पॉइंट है दिस इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस,
इक्वी का मतलब इक्वल, डिस्टेंट का मतलब डिस्टेंस। तो मतलब यहाँ पर पी ए का डिस्टेंस पी बी के डिस्टेंस के बराबर है। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन बनाने के लिए दी जा सकती है। तो यहाँ पर भी पी ए पे भी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, पी बी पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन था, यहाँ पर अब मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि बिकॉज नॉट गिवन कि पी उसका मिड पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो इसलिए पी ए इज इक्वल्स टू पी बी ही लगाना होगा, हमें यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज़ करना है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का सेक्शन फॉर्मूला, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होता है। तो इसका मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ आपको, जल्दी से याद हो जाएगा आपको। जैसे ये ए है और ये बी है और ये पी पॉइंट जो है वो इस लाइन को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। इतना तो आप याद रख सकते हो ना, ए बी पॉइंट है, एक ए बी लाइन है, ठीक है। पी पॉइंट उसको m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब p का फॉर्मूला लिखने के लिए, मतलब p x y का फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करना है, ऐसे लिखना है आपने m1 m2 और यहाँ पर x1 x2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका फॉर्मूला बन गया। देखो m1 x2, ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई टोटल रेशो, मतलब m1 प्लस m2, ठीक है, बन गया फॉर्मूला। ऐसे ही फिर से दोबारा लिखना है m1 m2 y1 y2, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई m1 y2, ठीक है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। अगर बाई चांस ऐसे भूल भी जाता है तो इस तरह से लिख कर देख लेना है, तो जल्दी से आपको याद आ जाएगा। क्लियर। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर ए बी लाइन है, एम उसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर एक ट्रायंगल है, 3 वर्टिसेस हैं उसके, ए बी सी, कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ओ इसका क्या है, सेंट्रोइड है, ठीक है। तो O ऑफ एक्स वाई कैसे निकालेंगे, सिंपल, जैसे मिड पॉइंट में 2 प्लस कर रहे हैं, इसमें 3 प्लस करनी है, x1 प्लस x2 बाई प्लस x3 बाई 3 कर दो, क्योंकि यहाँ पर 2 थे तो नीचे 2 आया, यहाँ पर 3 है तो नीचे 3 आया, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिनके बिना इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको अपने टिप्स पे रखिए। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टी रेशोज, टी टेबल और टी आइडेंटिटीज, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होती हैं, उसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेनी होगी और इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। 2 चीज़ें आपको गिवन होगी, तीसरी चीज़ आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा, ये हमारी 6 टी रेशोज हैं। इनके फॉर्मूलाज हम इस लॉजिक से निकालते हैं, पंडित भद्री प्रसाद, हरिहरि भोल, एस साइन कॉज एंड टैन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से, मतलब इस शॉर्टकट वे से हम इस फॉर्मूलाज को निकालते हैं। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो टैन क्या होता है, पी अपॉन बी, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट होगा नीचे से ऊपर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, या फिर टैन का उल्टा होता है। और सीकेंट होगा एच अपॉन बी, और एच अपॉन पी जो है वो हमारा कोसीकेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये 6 टी रेशियोज के ऐसे आपने फॉर्मूलाज लिखने हैं। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है टी टेबल, जो कि मैंने आपको बहुत बार बताया है, समझाया है। 6 टी रेशियोज हैं। पहले की वैल्यू आप याद रख लो, साइन की 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ठीक है। इसको अगर नहीं भी याद रखना है तब भी लॉजिक बता रखा है मैंने आपको। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी साइन थीटा से, मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, 1, √3/2, फिर 1/√2, 1/2 एंड 0, ठीक है। टैन क्या होता है, दैट इज साइन अपॉन कॉस, इसको डिवाइड कर दो, 0/1 0, 1/2/√3/2 1/√2, 1/√2 1/√2 1 हो गया, √3/2 1/2 √3 रह गया, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐसे ही कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा, सीकेंट कॉस का उल्टा और कोसीकेंट साइन का उल्टा, ठीक है। उल्टा का मतलब, कोसीकेंट का मतलब हो गया 1/sin थीटा कर दो, तो नीचे साइन थीटा की वैल्यूज पुट करते जाओ। सीकेंट थीटा मतलब 1/cos थीटा, नीचे कॉस थीटा की वैल्यूज पुट करते जाओ, और कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, ठीक है। ऐसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बना लेना है।
क्लियर। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिसको यूज़ करके आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो 3 ही बेसिक होती हैं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली यूज्ड, ठीक है। दूसरी होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल है, ठीक है। अब बुक में बहुत सारी और भी वैरायटी जैसे दे रखी होगी, जैसे उन्होंने बनाया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या साइन थीटा की वैल्यू लिखी होगी रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसी और बहुत सारी लिखी होती हैं, वो उन्होंने यहीं से क्रिएट की हैं। देखो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँ तो ये पहला फॉर्मूला बन गया, और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली ये 3 ही हैं जो आपको याद रखनी है, क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले 2 फॉर्मूलाज, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स 2 पाई आर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज तो हमने छोटी क्लासेस से पढ़ रखे हैं, बट यहाँ पर यूज़ होते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। जैसे बुक में दे रखे हैं वैसे डिफ़िकल्ट होते हैं याद करने, तो इजी तरीका बता रही हूँ इसको याद करने का। देखो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर समझना ज़रूरी है कि माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर होता क्या है। दिस इज़ अ सर्कल, सेंटर ओ, ए बी एक कॉर्ड है, इतना तो पता है। यहाँ पर अगर मैं इस रेडियाई को, मतलब ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियाई है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज माइनर सेक्टर, पहली तो ये बात, ठीक है। और जो बाकी बचा वाला ये वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज मेजर सेक्टर, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये वाला जो बाकी बचा वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज मेजर सेक्टर। हमें दोनों का एरिया निकालना आना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्वेश्चंस में अगर कभी मेंशन ना हो तो उसका मतलब होता है माइनर सेक्टर ही होता है, ठीक है। अब ये वाला जो सर्कल मैंने बनाया है, ठीक है, यहाँ पर ये जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है, थीटा है, और टोटल एंगल कितना होता है सर्कल का, 360 डिग्री, यानी कि थीटा बाय 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर माइनर सेक्टर। बना कैसे, थीटा ये एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल ऑफ द सर्कल, मतलब 360 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे अगर आपको लेंथ निकालनी हो, लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, ठीक है, सेम रहेगा थीटा बाय 360। अब हम एरिया ऑफ सर्कल की जगह पर क्या यूज़ करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। पहले तो ये फॉर्मूलाज हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा फॉर्मूला ये वाला यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया माइनर सेक्टर की बात। अगर मैं बोलूँ मुझे मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए तो क्या करोगे, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे। अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया निकाल लूँ और उसमें से ये माइनर सेक्टर माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास बना एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला बना एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला ऐसे याद रखना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या अभी बताया मैंने, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस ये अप्लाई करना है और आपको मेजर सेक्टर का आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। दूसरी चीज़ इसके यहाँ पर है सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होती है, लेट अस से ये सर्कल है, ठीक है, ओ इसका सेंटर है, ए बी कॉर्ड है, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं इस ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो देखो ये ओ ए बी ये पूरा जो था ये क्या बना रहा था, माइनर सेक्टर बना रहा था। उसी के अंदर ये छोटा सा पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो बात होगी माइनर सेगमेंट की। अब मेजर सेगमेंट क्या होती है, लेट अस से ये सर्कल है ओ, हमने कहा कि ये ए बी कॉर्ड है और ये वाला पोर्शन इसको हम माइनर सेगमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो बाकी बचे वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, ये वाला पूरा पोर्शन इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये होता है माइनर एंड मेजर सेगमेंट।
अब फॉर्मूलाज पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये माइनर सेगमेंट जो है वो माइनर सेक्टर के अंदर ही है ना, ये क्योंकि पूरा तो क्या है माइनर सेक्टर है। उसमें से अगर ये मैं ट्रायंगल माइनस कर दूँ, ये वाला ट्रायंगल, तो ये माइनर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। साफ सी बात है, देखो मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ आपको। देखो ये O है, ये हमारा पूरा का पूरा ये AB है अगर, ठीक है, ये AB कॉर्ड है, तो ये पूरा का पूरा अगर मैं इस पॉइंट को C मान लूँ, OACB जो है वो पूरा माइनर सेक्टर है। और ये मैं कह रही हूँ कि ये वाले पोर्शन को हम माइनर सेगमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है। तो मैं पूरे सेक्टर का निकाल लेती हूँ, क्योंकि पूरे सेक्टर का फॉर्मूला मुझे पता है। उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया मैं माइनस कर दूंगी, मेरे पास माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब एक बात और, यहाँ पे माइनर सेक्टर का एरिया तो हमें पता है θ/360 इंटू πr²। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल तो कितने टाइप्स के होते हैं, स्केल एंड ट्रायंगल होता है हमारे पास, आइसोसलेस होता है, इक्विलेटरल होता है, राइट एंगल होता है। तो आपको दो ही मेन याद रखने हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, अगर यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, ठीक है। अगर यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है तो यू विल फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा, यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा केस, ये ट्रायंगल का केस मैं डिस्कस कर रही हूँ, अगर थीटा 90 डिग्री है तो आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे, ठीक है। और अगर थीटा 60 डिग्री है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, ठीक है। तो दो ही केस आपको यहाँ पर याद रखने हैं। 120 वाला केस मेरे ख्याल से आउट ऑफ सिलेबस है, वो नहीं आएगा आपको, मोस्टली यही वाले केस यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या बना, माइनर सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल माइनस कर दूँ, ठीक है। अब लास्ट रह गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम पूछा जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये क्या होगा, अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया निकाल लूँ और उसमें से ये माइनर सेगमेंट माइनस कर दूँ, मतलब मेजर के लिए हमें माइनर निकालना ही पड़ता है। ऐसे ही जब हमें मेजर सेक्टर निकालना है तो वहाँ पर भी हमें माइनर सेक्टर की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली सबसे पहले आपने माइनर ही निकाल देना है, ठीक है। मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया में से हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर मेजर सेगमेंट। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। तो लास्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी टर्म 1 के लिए। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, जो कि बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये आपने 9th क्लास में भी ऑलरेडी स्टडी किया है। फेवरेबल आपने ऊपर लिखने हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमारा बन जाता है फॉर्मूला। कॉइन बेस्ड क्वेश्चन, अगर एक कॉइन है तो सैम्पल स्पेस क्या होगी, हेड एंड टेल। 2 कॉइन है तो HH, HT, TH एंड TT, 4 आउटकम्स होंगे। 3 कॉइन्स हैं तो 8 आउटकम्स होंगे। कैसे लिखे जाते हैं, 3 हेड फिर बीच में टेल, सिर्फ टेल को घुमाना है, टेल को राइट पे ले गए फिर लेफ्ट पे ले आए, फिर 2 टेल के साथ 1 हेड, 3 आउटकम्स ऐसे, और फिर तीनों टेल। तो इसके आउटकम्स आपको याद कैसे रखने हैं, मतलब एक कॉइन होगा तो 2 की पावर 1, मतलब 2 की पावर n फॉर्मूला होता है। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। 2 की पावर 1 2 आउटकम्स आ रहे हैं। 2 कॉइन है तो क्या हो रहा है, 2 की पावर 2 4 आउटकम्स आ रहे हैं। देन 2 की पावर 3 तो ये हो गया 8 आउटकम्स। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ कॉइन्स अगर 4 हो जाएं तो 16 आउटकम्स विल बी देयर। अगर 2 की पावर 5 हो जाए, मतलब 5 नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो 32 आउटकम्स विल बी देयर। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट डाई बेस्ड क्वेश्चन, अगर एक डाई है तो 6 आउटकम्स आएंगे, 2 डाई हैं तो 36 आउटकम्स आएंगे, जो कि मैंने यहाँ पर लिखे नहीं हैं बट आपको आते हैं बनाने। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। तो ऐसे आप 36 आउटकम्स होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। नंबर ऑफ n क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, नंबर ऑफ डाई।
अगर एक डाई है तो 6 आउटकम्स हैं, देखो 6 की पावर 1 6, अगर 2 डाई हैं तो 36, अगर 3 डाई हैं तो 6 की पावर 3 दैट इज़ 216 आउटकम्स। ठीक है ना, तो वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 डाई तक ही आएगा ये। ठीक है, और ये आएगा 3 कॉइन तक, मोस्टली यही पूछा जाता है। नेक्स्ट इज कार्ड बेस्ड क्वेश्चन। 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, उसमें से आपको पता है 26 ब्लैक और 26 रेड होते हैं। 26 ब्लैक कौन कौन से होते हैं, उसमें 13 स्पेड होती है, ठीक है, ये पान का पत्ता, और ये 13 क्लब होते हैं। ठीक है, ऐसे ही 13 डायमंड ईट जिसको बोलते हैं, 13 हार्ट होते हैं। ठीक है, तो 26 रेड और 26 ब्लैक हो गए। अब जानने वाली बात यहाँ पर क्या होती है, इसमें 4 एस होते हैं, मतलब एक स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का और एक हार्ट का। 4 एस, ए वाला पत्ता। ठीक है, 4 जैक, जे वाला पत्ता, 4 क्वीन, क्यू वाला पत्ता, 4 किंग, कितने, के वाला पत्ता। ठीक है, तो मतलब नंबर्स कहाँ से होते हैं, नंबर वाले पत्ते ये होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये वाले पत्ते होते हैं। फिर 11 वाला जैक होता है, 12 वाला क्वीन और 13 वाला किंग होता है। ठीक है, ऐसे होता है। अब ये मैंने लिखा है फोटो या फेस कार्ड्स। बहुत सारे क्वेश्चन में फोटो या फेस कार्ड्स की बात की होती है। फोटो या फेस कार्ड्स का मतलब है जिन पत्तों पे फोटो बनी हुई है। अब जैक पे फोटो बनी होती है, क्वीन पे फोटो बनी होती है, किंग वाले पे फोटो बनी होती है। तो मतलब टोटल हमारे पास जो 52 कार्ड्स में से फोटो वाले कार्ड या फेस कार्ड कौन से होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, और जिसमें से ये 6 ब्लैक होते हैं और 6 क्या होते हैं, रेड होते हैं। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। सो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।